प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के 4 अनसुलझे रहस्य और कंट्रोवर्सीज। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। छायावाद युग। छायावाद और प्रगतिवाद के दौर के विवाद जिन्होंने हिंदी साहित्य को बदल दिया, वो कौन कौन है? क्या आप जानते हैं कि प्रेमचंद और प्रसाद जी के बीच की वैचारिक जंग में सच क्या था? तो देखते हैं। छायावाद का विवाद। छायावाद का विवाद कैसे हुआ? छायावाद का विवाद जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बीच छंद मुक्त कविता को लेकर हुआ था। मतभेद। प्रेमचंद और महाजनी सभ्यता। प्रेमचंद के साहित्य पर कम्युनिस्ट प्रगतिवाद होने का आरोप था इन दोनों के बीच। तो आषाढ़ का एक दिन, कालिदास और मल्लिका के संबंध की दार्शनिक बनाम सामाजिक व्याख्या। उसके बाद आग्नेय की रहस्यमयी शैली, आग्नेय के जीवन और उनकी रचना, शेखर एक जीवनी से जुड़े विवाद। 5वां, सरस्वती पत्रिका का दौर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के दौर। कवियों की भाषा सुधारने पर साहित्यिक मतभेद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? कवियों की भाषा सुधारने पर साहित्यिक मतभेद किया। अब प्रश्न, छायावाद का प्रवर्तक सामान्यतः किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक सामान्यतः किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी? ये चारों में से किन्हें माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो सामान्यतः इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। पहला, इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद है छायावाद के प्रवर्तक। अब दूसरा प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को मानक रूप दिया? सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को मानक रूप दिया था। रामचंद्र शुक्ला, भरतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? सरस्वती पत्रिका से किसका नाम जुड़ा है? किसने इस पत्रिका का संपादन किया था? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका है सही आंसर। डी इसका सही आंसर। तो हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। प्रेमचंद के गोदान का आधुनिक संदर्भ में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। प्रेमचंद के गोदान, प्रेमचंद की एक फेमस कहानी है गोदान का आधुनिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या करते हैं? आज के दौर के लोन यानी कि कर्ज, स्टैम्प से कैसे मिलता है होरी का जीवन। आज आधुनिक काल से प्रेमचंद की गोदान मिलती जुलती कहानी है, तो वो कैसे देखेंगे। गोदान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। होरी और आधुनिक ऋणजाल। होरी भी एक बार छोटा सा ऋण लेता है और जिंदगी भर उस ऋण के बदले में वो काम करते आता है। तो आज भी हम किसी घर के लिए लोन लेते हैं या कुछ डेबिट कार्ड्स लेते हैं, तो हम जिंदगी भर उसका लोन बढ़ते ही जाता है, हम लोन बनते ही रहते हैं। तो होरी का भी चरित्र इसी प्रकार का होता है प्रेमचंद की कहानी में। तो देखिए होरी का चरित्र चित्रण।
होरी का चरित्र चित्रण, किसान की मर्यादा, गौ सेवा की लालसा और सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव, इन सारी चीज़ों की वजह से होरी गोदान में अपनी ज़िंदगी में कैसे परेशान होता है। तो दूसरा है कर्ज चक्र, कैसे थोड़ा सा कर्ज पीढ़ियों की गुलामी में बदल देता है। थोड़ा सा कर्ज थोड़ा लेने पर भी उस चक्र को आगे बढ़ते ही देखते हैं हम, तो हमें वो चक्र गुलामी का कैसे हमें गुलामी में बांध देता है। कैसे थोड़ा सा खर्च पीढ़ियों की गुलामी में बदल जाता है। आधुनिक क्रेडिट कार्ड लोन टर्म से तुलना करते हैं प्रेमचंद। तो आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। धनिया का यथार्थवाद। धनिया का यथार्थवाद क्या है? धनिया का यथार्थवाद होरी के आदर्शवाद के विपरीत है कि व्यवहारता। धनिया का यथार्थवाद होरी के आदर्शवाद के विपरीत धनिया की व्यवहारिक और सुचारू सोच। और फोर्थ वन है, चौथा है शीर्षक वर्ग, शोषित वर्ग, यहाँ पर होना चाहिए शोषित वर्ग, शोषक वर्ग यानी कि जो उसका बलि बनता है, शोषक वर्ग। अध्ययन, शोषक वर्ग महाजन, जमींदार और राय साहब का चरित्र अध्ययन, यानी कि जो शोषण करते हैं गरीबों को, वो है महाजन, जमींदार और राय साहब। इनका करना कुछ नहीं, थोड़े से पैसों को पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक ये लोग क्या करते हैं, उनके श्रम का उनके गुलाम बना लेते हैं, ये शोषक वर्ग। तो ये था। अब इसके प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन था? प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन था? गोदान के मुख्य पात्र गोबर, होरी, दाता दीन या फिर मेहता। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि ए नहीं है, इसका सही उत्तर है बी, होरी इसका सही उत्तर है। गोदान उपन्यास किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? गोदान उपन्यास किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? गोदान उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1930, 1936, 1942, 1950। तो इसका सही उत्तर है 1936। 1936 उत्तर है बी, इसका सही आंसर। 3, आग्नेय और मुक्तिबोध, दो दिग्गजों के वैचारिक जंग। टॉपिक है प्रयोगवाद बनाम नई कविता। दो अलग अलग विचारधाराएं, प्रयोगवाद और नई कविता, ये दो अलग अलग विचारधाराएं। एक ने व्यक्ति को चुना, दूसरे ने समाज को। सोच किससे मिलती है? तो हम आगे देखेंगे। आग्नेय बनाम मुक्तिबोध, प्रगतिवाद और नई कविता। आग्नेय की विचारधारा, तार सप्तक का संपादन, व्यक्ति चेतना और प्रयोगवाद की शुरुआत आग्नेय ने किया। आग्नेय की विचारधारा से मिलते तार सप्तक का संपादन, व्यक्ति चेतना और प्रयोगवाद की शुरुआत। तो दूसरा है मुक्तिबोध की विचारधारा। फिर मुक्तिबोध की विचारधारा कैसी थी? मुक्तिबोध की विचारधारा, इनकी विचारधारा थी चेतना, जनचेतना, फैंटेसी का प्रयोग और मार्क्सवादी प्रभाव। ये था मुक्तिबोध का पहलू, जनचेतना, फैंटेसी का प्रयोग और मार्क्सवादी प्रभाव। तीसरा है
अंतर, अंतर। तीसरा है अंतर। दोनों में क्या अंतर है? आग्नेय की अंतर्मुखी कला, मुक्तिबोध का सामाजिक संघर्ष, ये है दोनों में अंतर। आग्नेय करते थे अंतर्मुखी और मुक्तिबोध का था सामाजिक संघर्ष। तो चौथा, अब देखिए प्रश्न, यहाँ पर थोड़े प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन किसका? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर है 1936, 1943, 1951 और 1959। तो इसका सही उत्तर है 1943। इसका सही उत्तर है बी। बी इसका सही उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न देखिए। अंधेरे में प्रसिद्ध लंबी कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में, ये एक लंबी कविता है, लंबी कविता इनकी ही है, लंबी कविता। अंधेरे में प्रसिद्ध लंबी कविता के रचयिता कौन है? कविताएं 2-3 प्रकार की होती है, तो ये है लंबी कविता। तो इसके प्रसिद्ध रचयिता कौन है? इसके रचयिता आग्नेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। बी इसका सही उत्तर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता है, गजानन माधव मुक्तिबोध। हम चलते हैं अब देखो यहाँ AI वर्सेस साहित्यकार। क्या AI कभी महादेवी वर्मा जैसी कविता लिख सकता है? महादेवी वर्मा की कविताओं में क्या होता है? उनका सब्जेक्ट, उनका विषय है वात्सल्य, प्रेम, करुणा, इस तरह का। तो क्या AI महादेवी वर्मा की कविता में ये सारे गुण भरेगा या नहीं? तो टॉपिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और हिंदी साहित्य का भविष्य। मैंने AI से कहा कि वह कबीर की शैली में कविता लिखे, जानिए क्या हुआ? मैंने AI से कहा कि कबीर की शैली में कविता लिखे, जानिए क्या हुआ? AI बनाम साहित्यकार, क्या तकनीक संवेदना लिख सकती है? साहित्यिक संवेदना, भाषा का तकनीकी ज्ञान, मानवीय करुणा व दर्द। एक द्वारा AI तुकबंदी और पैटर्न पहचान सकता है, पर मौलिक अनुभूति इमोशन नहीं गढ़ सकता है। तो ये है AI का दायरा। AI का दायरा क्या है? AI तुकबंदी और पैटर्न पहचान सकता है। AI तुकबंदी और पैटर्न पहचान सकता है, पर मौलिक अनुभूति नहीं डाल सकता। मौलिक अनुभूति